गुड आफ्टरनून। हम स्टार्ट कर रहे हैं लिमिटेशन लॉ की क्लास। कल की क्लास से आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन में कौन कौन है? प्रदीप गुड आफ्टरनून, और शुभदीप रतन गुड आफ्टरनून, पायल गुड आफ्टरनून, गीतिका गुड आफ्टरनून, लीना सिंह गुड आफ्टरनून। चलिए देखिए कल की क्लास में हमने सेक्शन 5 स्टार्ट किया था। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। बेयर से हमने पढ़ लिया था। पेयर से इसको पढ़ने के बाद लिखने वाला पोर्शन रह गया था। एक बारी लिखवाने से पहले दोबारा से आप इसको देख लीजिए, ठीक है। हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये, मैं वैसे पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। हमने ये पढ़ा कल सेक्शन 5 में, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की बात हो रही है यहाँ पे। यानी कि कोर्ट जो है डिले को कंडोन कर सकता है। इवन आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन आप कोर्ट में लेके आ रहे हो कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी अपील, उन चीज़ों में जो कॉन्डोनेशन है वो डिले हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि सूट के केस में या फिर एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के केस में ऑर्डर 21 सीपीसी में जो लगती है, कॉन्डोनेशन नहीं होती है डिले की। अगर इसमें डिले करते हो, इस पे ये सेक्शन 5 एप्लीकेबल नहीं है। इसकी हमने एक एक्सेप्शन कल की क्लास में पढ़ लिया था, सेक्शन रेड विद कर लेना, सेक्शन 17(2). बट ये एक्सेप्शन जो है वो एक्सेप्शनल केसेस में लगती है, नॉट अ जनरल रूल। तो इन जनरल तो यही रूल है कि ना तो सूट पे ना ही एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन पे डिले की कॉन्डोनेशन होती है। रीजन क्या है, हमने कल की क्लास में पढ़ा था, क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइम पीरियड दिया हुआ है कि जरूरत ही नहीं है ना। जिसमें टाइम पीरियड कम है, यानी कि ऑल अदर एप्लीकेशंस या फिर अपील्स। अपील्स में क्या चीजें आ जाएगी, क्रिमिनल वाली अपील भी इंक्लूड हो जाएगी। इनमें पहले ही टाइम पीरियड कम है, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। तो जिसमें पहले ही टाइम पीरियड कम है उसको तो एक्सटेंड किया जा सकता है ना, बट वो ये नहीं है कि आर्बिट्रेरीली कोर्ट किसी भी सिचुएशन में कर रहा है। यहाँ पे एक्सटेंड सिर्फ तभी किया जाएगा जब सफिशिएंट कॉज वहां पे शो किया होगा। अब ये सफिशिएंट कॉज क्या होता है, क्या नहीं होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि आप ये कह लीजिए पूरे सेक्शन 5 का जो क्रक्स है वो ये है सफिशिएंट कॉज। अगर आपको सफिशिएंट कॉज समझ आ जाएगा, कल मैंने आपको समझाया वैसे एग्जाम्पल से, सपोज एक अपील फाइल करनी है बट उसको क्या हुआ, वो सपोज कैंसर वगैरह डिटेक्ट हुआ और वो हॉस्पिटलाइज था, या वो कहीं जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, 2 महीने तक हॉस्पिटलाइज था। ये तो सफिशिएंट कॉज समझ आ रहा है हमें। अगर वो प्रूफ कर देता है इस चीज़ को, तो इसको क्या किया जाएगा, कंडोन कर दिया जाएगा और टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। बट अगर ये चीज़ वो सफिशिएंट नहीं प्रूव कर पाता, तो फिर सेक्शन 5 में इनकी भी कॉन्डोनेशन नहीं होगी। अब ये क्या होता है सफिशिएंट कॉज, क्या नहीं होता है, ये मैटर ऑफ फैक्ट तो है ही है, बट इसमें कुछ गाइडलाइंस हैं, हमें उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। वी हैव नंबर ऑफ केसेस, इसमें से हम सारे नहीं, 2-3 केसेस करेंगे जिसमें बताया गया कि सफिशिएंट कॉज क्या होता है। तो इसको लिख लेते हैं। इसको लिखने के बाद फिर 6, 7, 8 हम बेयर से रीड कर लेंगे, कल की क्लास में उसको लिखने का काम कर लेंगे। इससे डबल बेनिफिट क्या होता है ना, देखो मैं चाहूँ तो एक ही दिन में 5 सेक्शन करवाया, डिक्टेशन करवाई, खत्म। बट हमने कल की क्लास में जैसे इसको बेयर से पढ़ा, आज इसको फिर से रिवाइज कर लिया एक तरह से, और फिर इसको लिखें, 2 बार ही हो जाती चीज़ें। सेक्शन 6, 7, 8 आज हम रिवाइज यहाँ से पढ़ लेंगे जैसे टाइम, और कल को फिर रिवाइज हो जाएगा, तो वो डबल रिवीजन हो जाती है। इसमें लिखना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। इसमें हेडिंग कर लेना, सेक्शन सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, साइड पे लिख देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हेडिंग बनाना है इसमें, स्कोप ऑफ सेक्शन 5। हम सेक्शन 5 का स्कोप लिखेंगे यहाँ पे। इसमें लिखिए, सेक्शन 5 इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल contained, exception to the general rule contained in
सेक्शन 3, सेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है, दैट इज ब्रैकेट्स में कर लेना, बार ऑफ, दैट इज बार ऑफ लिमिटेशन। सेक्शन 3 में दिया हुआ है बार ऑफ लिमिटेशन, और सेक्शन 5 उस रूल की एक एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है। इसमें लिखिए सेक्शन 5, सेक्शन 5 डज नॉट अप्लाई, सेक्शन 5 डज नॉट अप्लाई टू सूट्स, ब्रैकेट्स में कर लेना, दैट इज टू दी ओरिजिनल cause of action and execution application under order 21 CPC। इसमें यहाँ इस तरह से लिखते हैं ना, रेड विद सेक्शन 17(2), रीजन लिखना, रीजन इसमें लिखना, द रीजन इज दैट द पीरियड prescribed for most of the suits extends from 3 to 12 years। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, बट हमने मोस्ट ऑफ द सूट्स लिखे हैं। 3 to 12 years while the periods prescribed for appeals and other applications do not exceed 6 months, do not exceed 6 months, नीचे लिखना, some concession, some concession has therefore been allowed in respect of these appeals and applications। appeals and applications नोट में लिखना, section 5 is also attracted to appeals filed under the CRPC, ब्रैकेट्स में लिख लेना, BNSS, यानी कि क्रिमिनल मैटर्स की बात हो रही है, जो अपील फाइल किया जाएगा उस पर भी अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट लिखिए, नोट्स में ही सेकंड पॉइंट लिख लेना, इट मे बी नोटेड, it may be noted that section 5 does not provide that an application in writing, does not provide that an application in writing
must be filed before relief under the said provision can be granted. एप्लीकेशन इन राइटिंग लगानी पड़ेगी, इसमें साथ में फुल स्टॉप करके लिखना। डिले कैन बी कंडोन्ड even when no written application is filed। रिटर्न वाली नहीं भी लगाई है, ओरली वो ले रहा है या उसी उसमें प्ली ले रहा है, तब भी वो हो सकता है, बट जनरली एप्लीकेशन लगाई जाती है राइटिंग में। इसमें लिखिए हेडिंग बना लेना, कंडीशंस फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 5। ये जो हम कंडीशंस लिख रहे हैं ये फुलफिल होनी चाहिए डिले को कंडोन करने के लिए। फर्स्ट लिखना, द राइट टू द रिस्पोंडेंट accrued the right to the respondent accrued to him by lapse of time should not be disturbed should not be disturbed light heartedly। लाइट हार्टेडली क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर यहाँ पे डिले हो रही है तो जो रिस्पोंडेंट है उसकी फेवर में भी तो एक राइट एक्री हो गया। प्लेंटिफ अब सूट नहीं फाइल कर सकता, क्यों? रिस्पोंडेंट ने पहले तो टाइम किया बट लिमिटेशन निकल गई है, तो अब एक रिस्पोंडेंट की फेवर में राइट हो गया कि उसका जो सूट है इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। तो इसको लाइट हार्टेडली आप ये नहीं करोगे कि कोई बात नहीं, लेट हो गए तो आ जाओ हर सिचुएशन में, ठीक है? आपको रिस्पोंडेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड लिखिए, सेकंड दैट if sufficient cause is proved by the applicant oblique appellant, he does not he does not acquire automatically the right to have the delay condoned। इसमें लिखना सेक्शन 5 वेस in the courts with the discretion to condone the delay। दो फैक्टर्स आपको हमेशा कंसीडर करने हैं जो मैंडेटरी है। पहला आपने लिख दिया, फर्स्ट आपने लिख दिया इसमें कि रिस्पोंडेंट की फेवर में जो राइट एक्री हुआ है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा।
सिर्फ ये नहीं कि जो प्लेंटिफ है उसने डिले किया उसको कंडोन कर दो, नहीं, आपको रिस्पोंडेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अब उसकी फेवर में एक राइट क्रिएट हो चुका है। दूसरी चीज आपको क्या देखनी पड़ेगी कि प्लेंटिफ जिस बेसिस पे कॉन्डोनेशन मांग रहा है क्या उसके पास सफिशिएंट कॉज है। दोनों में एक बैलेंस क्रिएट करोगे आप, अगर आपको लगेगा कि हाँ इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है क्योंकि इसके पास सफिशिएंट कॉज था, तो तब भी ये नहीं है कि वो एज अ मैटर ऑफ राइट उस चीज़ को क्लेम कर लेगा। डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, वो अलग बात है। डिस्क्रिशन कभी भी आर्बिट्रेरीली यूज नहीं की जाती है, ठीक है। इसमें फर्दर लिखिए। सम अदर कंडीशंस, सम अदर कंडीशंस, ये जो कंडीशंस हमने पढ़ी हैं दीज आर दी प्राइमरी कंडीशंस। ये कुछ हम अदर कंडीशंस अब पढ़ रहे हैं, इसमें लिखिए फर्स्ट, सफिशिएंट कॉज, पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा। इसमें लिखना दी पार्टी सीकिंग रिलीफ हैज़ टू सेटिस्फाई द कोर्ट दैट he had sufficient cause, he had sufficient cause for not preferring, आप पूरा लिख लेना, ऐसी मत लिखना, sufficient cause for not preferring the appeal etc within the within the prescribed period। सेकंड लिखिए, each day delay, हेडिंग कर लेना each day delay। इसमें लिखना the explanation the explanation that is why he could not brought the appeal oblique application in time has to cover the entire period of delay, entire period of delay, that is delay made after the last day of limitation, last day of limitation comma day to day delay till the actual till the actual filing the application etc, ब्रैकेट्स में कर लेना, each day delay must be explained, each day delay must be explained। देखो ये मैटर नहीं करता कि डिले कितनी हो गई, भले ही सपोज एक सूट फाइल करने में 3 साल की डिले हो गई, अगर उसके पास सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन है उस डिले का तो कोर्ट उसको कंडोन कर सकती है। बट सपोज डिले एक ही दिन की है सिर्फ, अगर उसके पास सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो उसको कोर्ट कंडोन नहीं करेगा, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा रीजन, ठीक है। इसमें थर्ड लिखिए। थर्ड,
court has discretion, court has discretion, इसमें लिखिए the proof of sufficient cause is condition precedent for the exercise of the discretionary jurisdiction, for the exercise of the discretionary jurisdiction. Therefore the court have court have discretion to admit or refuse, to admit or refuse to admit or refuse to admit the proceedings even if sufficient cause is shown, भले ही उसको sufficient cause दिखा दिया गया है वहां पे, बस इतना याद रखना। बट दिस डिस्क्रिशन इज नॉट आर्बिट्रेरी, बट दिस, कोई भी डिस्क्रिशन नहीं होती है आर्बिट्रेरी, डिस्क्रिशन इज नॉट आर्बिट्रेरीली आर्बिट्रेरी। फोर्थ लिखिए, यही हेडिंग बना लीजिए, डिस्क्रिशन इज जुडिशियल एंड नॉट आर्बिट्रेरी। इसी डिस्क्रिशन की बात नहीं हो रही है, कोई भी डिस्क्रिशन जुडिशियल ही होती है, कभी आर्बिट्रेरी नहीं होती है। फिफ्थ लिखिए, मीनिंग तो समझते हो ना, आर्बिट्रेरी मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी किए जा रहे हो, जुडिशियल मतलब बाय अप्लाइंग अप्लाइंग द लॉ, ठीक है, जुडिशियल माइंड अप्लाई करके। फिर इसमें लिखिए एपिलेंट ऑब्लिक एप्लीकेंट, प्लेंटिफ क्यों नहीं लिखा हमने यहाँ पे, हाँ क्योंकि उसके पे तो एप्लीकेबल ही नहीं होता ना ये। एप्लीकेंट ऑब्लिक एपिलेंट एक्टेड विद रीजनेबल डिलीजेंस, एक्टेड विद रीजनेबल डिलीजेंस, ब्रैकेट्स में लिख लेना गुड फेथ। सिक्स लिखिए, प्रेगमेटिक अप्रोच, प्रेगमेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल अप्रोच। ये एक बार आपसे इंग्लिश में भी पूछा हुआ है वो कैब में, पंजाब में आता होता है ना इंग्लिश में जुड़ी वो कैब, तो प्रेगमेटिक का मीनिंग पूछा हुआ है, इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल। एक जो ऊपर लिखा है ना रीजनेबल डिलीजेंस गुड फेथ, इसके ब्रैकेट्स में लिख लेना, इसके ब्रैकेट्स में सिर्फ इतना लिख लीजिए, नो पावर टू एक्सटेंड लिमिटेशन ऑन इक्विटेबल इक्विटेबल ग्राउंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट कॉज करेगा, सिर्फ ये नहीं कि इक्विटी डिमांड कर रही है तो कर दिया। प्रेगमेटिक अप्रोच में लिखना कोर्ट्स शुड courts should adopt
a practical approach, a distinction must be made between a case where the delay is inordinate and a case where delay is of few days. Delay is of few days. This is very important. Seventh हेडिंग कर लेना, लिबरल कंस्ट्रक्शन, लिबरल कंस्ट्रक्शन, इसमें लिखिए each case each case will have to be considered, on the particularities of its own special facts. However, the expression sufficient cause, पूरा लिखना आप, the expression sufficient cause in section 5 must receive a liberal कंस्ट्रक्शन, लिबरल कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जस्टिस कभी भी ये कोशिश रहनी चाहिए एज अ जज आपकी, जस्टिस जो है वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे रिफ्यूज़ ना हो। और ये टेक्निकल ग्राउंड ही तो है कि लेट हो गए। हालांकि आपको डिफरेंस करना है कि कितने दिन की डिले है कितने की नहीं है, वो चीज़ों को ध्यान में रखोगे, बट पूरी कोशिश रखना कि लिबरल इंटरप्रिटेशन हो। अगर कुछ ही दिनों की डिले है और वो सफिशिएंट कॉज आपको बता रहा है, तो फिर डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, लिबरल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें लिखिए फर्दर केस लॉ लिखिए। केस लॉ लैंडमार्क है। कलेक्टर लैंड एक्विजिशन वर्सेस एमएसटी कट्टी, TIJI है वो, ठीक है। 1980 के कटी, इसके बिना लिखना मत सेक्शन 5, ये बिल्कुल बेसिक केस है, ठीक है। 1987 सुप्रीम कोर्ट, हिमाचल प्रदेश में प्रीलिम्स में पूछा गया, ठीक है, कि सेक्शन 5 पे कौन सा केस है। इसमें लिखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ laid down laid down 6 principles in dealing with the application under section 5 of the limitation act, application under section 5 of the limitation act। पहला लिखना इसमें क्या है, फर्स्ट, ordinarily a litigant does not stand to benefit by lodging
एन अपील एटसेट्रा लेट, उसका कोई भला हो रहा है कि अगर वो लेट लेके आएगा? डज नॉट स्टैंड, वो कहता है उसका बेनिफिट थोड़ा ना कि वो लेट लेके आ रहा है, उस गलती हो गई उससे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है हमेशा कि उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सेकंड लिखिए, रिफ्यूजिंग टू कंडोन डिले, रिफ्यूजिंग टू कंडोन डिले कैन रिजल्ट इन इन a meritorious matter, a meritorious matter being thrown out at the very threshold, threshold and cause justice being defeated, justice being defeated। यही तो रिजल्ट होने वाला है। लिमिटेशन अगर आप अलाउ नहीं कर रहे, लिबरल इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? एक मेरिटोरियस मैटर जिसका मेरिट्स पे डिसाइड होना जरूरी था, उसको थ्रो अवे कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या होगा? जस्टिस वहां से डिफीट हो रहा है। थर्ड, व्हेन सब्सटेंशियल जस्टिस एंड टेक्निकल कंसिडरेशंस, substantial justice and technical considerations are pitted against each other, the cause of the cause of substantial justice deserves to be। आप बताइए, ऑब्वियसली है ना। आप टेक्निकल कंडीशंस को इतनी तवज्जो थोड़ा ना दोगे कि सब्सटेंशियल जस्टिस को ही भूल जाओ। आपको एज अ जज इसलिए बिठाया गया कि आप उसको मेरिट्स पे डिसाइड कर पाओ, ठीक है। सब्सटेंशियल जस्टिस डिजर्व्स टू बी प्रेफर्ड, डिजर्व टू बी प्रेफर्ड। थर्ड लिखना, एवरी डेज, सॉरी फोर्थ है, फोर्थ है ये, एवरी डेज डिले मस्ट बी एक्सप्लेन्ड। एंड लास्ट, नहीं सिक्स्थ है ना, फिफ्थ लिखिए, इट मस्ट बी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट मस्ट बी grasped that judiciary is respected, judiciary is respected not on account of its power to legalize, is its power to legalize injustice on technical grounds, legalize injustice on technical grounds, but because it is capable of removing, capable of removing injustice and is expected to do so, is expected to do so। काम जुडिशरी का यही तो है, मेरिट्स पे सुने, ये थोड़ा ना टेक्निकल ग्राउंड्स पे इनजस्टिस करती रहे। सिक्स्थ, देयर इज नो प्रिजम्पशन, देयर इज नो प्रिजम्पशन दैट डिले इज
occasioned delay is occasioned deliberately। कोई ये लॉ में कहीं दिया ही नहीं हुआ, कोई प्रिजम्पशन थोड़ा ना कि डिले हो रही है तो उसके पार्ट पे डेलिबरेटली वो डिले हो रही है। भले ही आपके पास कोई अपील आ रही है 100 डेज के बाद आ रही है, तो ये प्रिज्यूम नहीं करोगे आपकी डेलिबरेट डिले है। सेक्शन 5 में जब आपको पीरियड अलाउ किया जा रहा है कॉन्डोनेशन, ये बहुत ही लिबरल होती है। इन प्रैक्टिकल बताऊं, जब ये एप्लीकेशन लग जाती है माफ़ी कर देते हैं, अनटिल अनलेस कुछ ऐसा सामने ना आ जाए जिससे वो प्रूव नहीं कर पा रहे, या बहुत ही अलग सिचुएशन है, दूसरी पार्टी बता देगी आपको क्या है क्या नहीं है। बट इन जनरल अलाउ ही की जाती है, क्योंकि लिबरल इंटरप्रिटेशन है ना, आप टेक्निकल ग्राउंड्स पे जस्टिस को वो नहीं करोगे। बट वहाँ मत ऐसे लिख देना कि हाँ अलाउ ही की जाती है। दीज आर दी गाइडलाइंस, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें लिखिए फर्दर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, सफिशिएंट कॉज। एक चीज़ और लिख लेना भले ही, केस लॉ लिखा ना आपने, ये तो लिबरल कंस्ट्रक्शन में लिख दिया ना हमने कि ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली लिबरल होनी चाहिए। कौन सा पॉइंट था ये? 7th 8th लिख लीजिए, इसके बाद 8th लास्ट पॉइंट लिख लीजिए बस। इसमें लिखिए ड्यूरेशन ऑफ लेंथ ऑफ डिले इज इनसिग्निफिकेंट। ड्यूरेशन ऑफ लेंथ ऑफ डिले जो है वो क्या रहेगा? हमेशा इनसिग्निफिकेंट रहेगा। हमें सिर्फ क्या देखना है? सफिशिएंट कॉज। पूरे उसका क्रक्स क्या है? सफिशिएंट कॉज। हमें क्योंकि डिले लिबरल इंटरप्रिटेशन लेके चलनी है, हमें हमेशा कंडोन करना है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे जस्टिस को डिफीट नहीं होने देना है। तो लिबरल इंटरप्रिटेशन के लिए कितनी ड्यूरेशन के बाद उसने फाइल किया, क्या किया, ये मैटर नहीं करता। अपील एप्लीकेशन के केसेस में आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या सफिशिएंट कॉज है या नहीं है। जनरली देखो 1 महीने बाद कर दिया, 2 महीने बाद कर दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती उसमें तो। बट हाँ 20 साल के बाद कर रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। अब तो फिर आपको स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन भी करनी पड़ सकती है। बट अगेन आपको देखना पड़ेगा कि क्या है वो, मतलब सफिशिएंट कॉज उसके पास क्या था क्या नहीं था कि इतना डिले उसने कर दिया। जिस चीज़ के लिए आपको सिर्फ 30 डेज का पीरियड दिया गया, आपने 20 साल डिले कर दिया, तो ये तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केस हो गया ना। जनरली इतना डिले तो कोई करता भी नहीं है। बट अदरवाइज लेंथ ऑफ ड्यूरेशन मैटर नहीं करता, भले ही 1 दिन की है, भले ही 100 दिन की है, भले ही 200 दिन की है। सिर्फ मैटर करता है सफिशिएंट कॉज, ठीक है। कॉज सफिशिएंट है तो उसको डिले को कंडोन कर दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। इसमें अब लिखिए व्हाट इज सफिशिएंट कॉज। व्हाट इज सफिशिएंट कॉज। सेक्शन 5 में अगर आपको कुछ भी पूछा जा रहा है, कुछ भी मतलब कोई भी क्वेश्चन आ रहा है सेक्शन 5 से, दिस इज दी केस, या जो अब हम लिखने जा रहे हैं, जो आपको वहाँ लिखना ही पड़ेगा। सेक्शन 5 सफिशिएंट कॉज के बिना आप डिफाइन कर ही नहीं पाओगे। ये पहले वाला केस भी लैंडमार्क था, पढ़ लेना। अब सफिशिएंट कॉज क्या होता है क्या नहीं वो लिखिए आप। दी एक्सप्रेशन sufficient cause, the expression sufficient cause is not defined in the act, not defined in the act, but but is has been held that it must mean a cause which is, बताइए, कल बताया था, which is beyond the control of the
पार्टी इन्वोकिंग, यानी कि जो ये डिले मांग रहा है उसके कंट्रोल से बाहर, उसको कहेंगे। मैंने आपको कल भी कहा था कि इसको तो बेरेक्ट पे लिख लीजिए आप, जहाँ पे भी सफिशिएंट कॉज लिखा हुआ है वहीं पे लिख लीजिए, नहीं लिखा तो आज लिख लेना। बट सफिशिएंट कॉज वो होता है जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टीज होता है, डेलिबरेटली डिले नहीं करना है, बट बियॉन्ड दी कॉज, बियॉन्ड दी कंट्रोल ऑफ पार्टीज डिले हो गया, उनके भी हाथ में नहीं थी वो चीज़ें, तब क्या हो जाएगा, वो सफिशिएंट कॉज माना जाएगा। केस लॉ लिखिए, या इसमें पहले लिखिए, इसे केस से पहले लिख लीजिए, सेक्शन 5, सेक्शन 5, देयरफॉर a cause for delay which a party which a party could have avoided, could have avoided by the exercise of due care, due care and caution cannot be, cannot be a sufficient cause। ये अंडर सेक्शन कर लेना, सेक्शन 5 नहीं, अंडर सेक्शन 5, देयरफॉर अ कॉज फॉर डिले which a party could have avoided by the exercise of due care and caution cannot be a sufficient cause। sufficient cause तो वो होता है जो beyond the control of parties होता है, अगर parties के कंट्रोल में ही वो चीज़ है फिर तो वो sufficient नहीं हुआ। केस लॉ लिखिए अब इसमें, केस लॉ लैंडमार्क है, प्रीवी काउंसिल का केस है, कृष्णा वर्सेस चटप्पन, कृष्णा वर्सेस डबल टी है ये, ठीक है, कृष्णा वर्सेस चटप्पन 1889, प्रीवी काउंसिल। इसमें लिखना हेल्ड, फॉलोइंग आर द कंसिडरेशंस फॉर डिटरमाइनिंग सफिशिएंट कॉज। सफिशिएंट कॉज को डिटरमाइन करने के लिए ये जो अब हम लिख रहे हैं, दिस इज द कंसिडरेशन, क्या फर्स्ट लिखना, इट मस्ट बी अ कॉज विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी, विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी। ये आपने क्या लिखा है, जितना भी आपको लिखवाया है ना, ये पेपर में लिखना ही पड़ेगा आपको। सेक्शन 5 आ गया, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया आंख बंद करके ये चीज़ लिखनी पड़ेगी आपको वहाँ पे, ठीक है, नहीं खोल के लिखना। सेकंड लिखिए, द पार्टी मस्ट नॉट बी शोन, द पार्टी मस्ट नॉट बी शोन टू बी नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट, इनएक्टिव, नेग्लिजेंट, इनएक्टिव और लैकिंग इन बोनाफाइड्स। मतलब अपनी मर्जी से जानबूझ के डिले कर रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर वो सफिशिएंट कॉज नहीं माना जाएगा। अभी हेडिंग लिखना, फॉलोइंग आर हेल्ड टू बी सफिशिएंट कॉज और नॉट, या तो सफिशिएंट कॉज
हेल्ड किया गया इनको या नहीं किया गया? आप बताएंगे कौन सा सफिशिएंट है कौन सा नहीं। ये दिस इज फॉर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स टेस्ट। ऊपर जो केस लिखा वो तो मेंस के लिए हो गया ना। अब क्या होता है सफिशिएंट कॉज, आपको वैसे पता लग गया विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टीज, ये तो हमने थ्योरेटिकल पढ़ लिया। अब इन एक्चुअल प्रैक्टिकल जब आपके पास केसेस आएंगे कैसे पता चलेगा बियॉन्ड द कंट्रोल है या नहीं है? फर्स्ट लिखिए, इलनेस। इलनेस होगा या नहीं होगा? इसमें लिख देना फिर। यस। सेकंड, इम्प्रिजनमेंट। इसमें भी लिख दो फिर। यस। नेक्स्ट लिखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये नंबर ऑफ टाइम्स आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। पिछले पेपर उठा के देख लेना, इस बारी का हरियाणा का पेपर उठा लेना भले ही। इलिटरेसी, कॉमा, पोवर्टी, कॉमा, माइनॉरिटी, कॉमा, विडोहुड। विडोहुड एटसेट्रा, इसमें लिख देना विडोहुड एटसेट्रा, इसमें लिख दीजिए नो। अगर देखिए इलिटरेसी या पोवर्टी को ग्राउंड बना दिया ना कि ये सफिशिएंट है, फिर तो आधे इंडिया के पास सफिशिएंट ग्राउंड बन जाएगा। एटलीस्ट पोवर्टी वाले में तो बन जाएगा। इलिटरेसी तो, अब लिटरेसी रेट तो हमारा बढ़ गया है बट इतना भी नहीं बढ़ा है। हर कोई यही कहेगा कि आई एम इलिटरेट, मुझे तो पता नहीं था, तो ये ग्राउंड नहीं है डिले कंडोन होने का। ठीक है। आ जाएगा इसी में। नो नो, इसी में एटसेट्रा में लिख लीजिए, एटसेट्रा से पहले लिख लीजिए बेशक। पर्दा नसी। हम्म। हम्म। किस चीज़ की? इन पर्सन अपीयरेंस वगैरह से एग्जाम्पशन है उसको, सीपीसी में भी हम पढ़ते हैं। सूट के ये थोड़ा ना कि आप लेट करोगे, फाइलिंग वगैरह से थोड़ा ना, दोनों अलग चीज़ें हो गई ना। पर्दा नसी लेडी है जो, अगर उसको अपील फाइल करनी है, एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो ये ग्राउंड थोड़ा ना कि आई एम पर्दा नसी, मेरा कस्टम नहीं अलाउ कर रहा इसलिए मैं नहीं आई कोर्ट में। आपको अपीयरेंस क्या, वकील के थ्रू कीजिए, कैसे में भी कीजिए, ये कोई ग्राउंड थोड़ा ना आपके पास। हम नहीं, किसी केस में कुछ कह दिया होगा वो अलग चीज़ है, बट इन जनरल आपको एग्जाम में यही लिखना है। ठीक है, वी हैव नंबर ऑफ केसेस ऑन दिस पॉइंट। फोर्थ लिखिए, मिस्टेक ऑफ काउंसिल, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मिस्टेक ऑफ काउंसिल, इसमें लिखिए इन जनरल द मिस्टेक ऑब्लिक मिस्टेकन एडवाइस ऑफ काउंसिल इज नॉट sufficient to justify extension of time under section 5 unless unless the advice was given in good faith. Unless the advice was given in good faith, that is
देयर वॉज नो नेग्लिजेंस और मिसकंडक्ट, नो नेग्लिजेंस और मिसकंडक्ट और लैक ऑफ रीजनेबल स्किल ऑन द पार्ट ऑफ लॉयर, ऑन द पार्ट ऑफ लॉयर। लैक ऑफ रीजनेबल स्किल, नेग्लिजेंस, ये तो बोनाफाइड आपका गुड फेथ बता ही नहीं रहा ना। तो गुड फेथ है सिर्फ वो ग्राउंड है, इन जनरल आंसर इसका आएगा नॉट अ सफिशिएंट ग्राउंड। ये हो गई हमारे पास एक्सेप्शन, अनलेस जो हमने लिखा ये हो गया एक्सेप्शन। फर्दर लिखिए। फिफ्थ, मिस्टेक और इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट, मिस्टेक और इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट, बताइए। फैक्ट की इग्नोरेंस है ना, यस। बट अगर इसी को हम कर दें मिस्टेक और इग्नोरेंस ऑफ लॉ, तब क्या होगा? नो, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। फिफ्थ, सिक्स नहीं, सेवेंथ लिखिए। रॉन्ग प्रोसीडिंग्स टेकन इन गुड फेथ, गुड फेथ में गलत जगह पे प्रोसीडिंग्स उसने चला दिया, देन इट इज यस। इसके ऊपर हम सेक्शन भी पढ़ेंगे आगे इससे रिलेटेड। आगे लिखिए। एट, प्रोसीडिंग्स इन रॉन्ग कोर्ट थ्रू बोनाफाइड मिस्टेक, बोनाफाइड मिस्टेक, यस। नाइन्थ लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, एक मिनट लिख लीजिए पहले। ऑल्ट्रेशन और अमेंडमेंट ऑफ लॉ, इसमें लिखना इफ अ न्यू लॉ इज फेवरेबल टू हिज केस, डिले will not be excused, not be excused। दिस इज इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट, इसमें नो लिख देना यहाँ पे भी। क्यों नहीं एक्सक्यूज हो रहा है? पुराने वाला लॉ ही उसके ऊपर लगेगा, उसके अकॉर्डिंगली ही गवर्न होगा। सपोज वैसे एग्जांपल ले रहे हैं, नए क्रिमिनल लॉज आए, उसमें किसी में, हालांकि लिमिटेशन तो खैर अपील वगैरह का लिमिटेशन लॉ में दिया हुआ है। सपोज इस लिमिटेशन लॉ को अमेंड कर दिया और लिमिटेशन अपील का पहले जो 90 डेज पीरियड हुआ करता था उसको 120 कर दिया, तो पुराने से ही चलेगा। वो कोई ग्राउंड नहीं है कि उसमें चेंज हो गया तो मेरे लिए भी चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी फेवर में कॉज ऑफ एक्शन पहले आ चुका है ना, तो आप उस चेंज का ग्राउंड वहाँ पे नहीं ले सकते हो। नेक्स्ट लिखिए, टेंथ। देयर मस्ट बी, वो तो पूरे लिमिटेशन लॉ पे ही चल रहा है। नहीं, यहाँ पे बेसिकली वो ये कह रहा है कि पुराना आपका कॉज ऑफ एक्शन पहले आपकी फेवर में राइट जो था पहले एक्री हो चुका था,
बाद में पोस्ट लॉ अगर वो चेंज हो रहा है वो रेट्रोस्पेक्टिवली आपके ऊपर नहीं लग जाएगा। ठीक है, इसमें लिखिए डिफेक्टिव वकालतनामा और इनएबिलिटी टू गेट स्टैम्प्स। यस। 11th लिखिए नेग्लिजेंस ऑफ सर्वेंट काउंसिल्स क्लर्क एजेंट एटसेट्रा। नो, जब काउंसिल की नहीं हो रही तो उसके क्लर्क की क्या ही होगी नेग्लिजेंस इसमें कवर। 12th लिखिए मिस्टेक ऑफ कोर्ट। मिस्टेक ऑफ कोर्ट इसमें लिखिए यस। सपोज कोई जजमेंट है, जैसे हमने एक्सप्लेनेशन में भी कल पढ़ा ना, कोई जजमेंट है, उस पे टाइपिंग एरर हो गया, उस पे जो डेट वगैरह डली हुई है ना वो आगे की डल गई, बल्कि वो पिछली डेट में साइन हुई थी जजमेंट वगैरह। तो वो हाँ कुछ ऐसी कोई मिस्टेक है, तो वो ऑर्डर जो है अगर वो उसको मिसलेड कर रहा है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, कोर्ट की मिस्टेक है तब तो वो ऑब्वियसली उसको ग्राउंड मिलेगा ना वहाँ पे, तो वो सफिशिएंट कॉज माना जाएगा। नेक्स्ट लिखिए ये जो पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं ना ये प्रीलिम्स के लिए नंबर ऑफ टाइम्स पूछे जाते हैं बार बार इन्हीं में से घुमा फिरा के। बस काफ़ी है ये। ठीक है, एक केस था, नाम तो छोड़िए, 1063, 1063 डेज की उसमें डिले थी, उसको भी कंडोन कर दिया गया। 3 साल की डिले हो गई है, तीन से भी अराउंड 3 इयर्स की कह लीजिए, क्योंकि सफिशिएंट कॉज आपने प्रूव कर दिया। तो ये मैटर नहीं करता कि डिले एक दिन की है या 1 साल की है, कॉज आपके सफिशिएंट होना चाहिए तो डिले क्या हो जाएगी, कंडोन हो जाएगी। इसमें लिखिए आगे अब अगर आपको ये एग्जाम में आएगा कि कौन से केसेस में डिले कंडोन की जा सकती है कौन से में नहीं, दो केसेस आपने इसमें टिप्स पे याद रखने हैं, दोनों हमने पढ़ लिए, इतना काफ़ी है जो लिखा है आपने। दो केसेस हमने टिप्स पे लिख दिए, वो तो केसेस दोनों ही याद रह जाएंगे। और अगर याद करने हैं तो रिसेंट वाले ऐड कर लेना, बहुत मिल जाएंगे आपको नंबर ऑफ केसेस। अगर ऐड करने का दिल हुआ तो फिर बिल्कुल रिसेंट वाले करना, 24 के अराउंड के जो हों, बहुत पुराने केसेस नहीं, क्योंकि पुराने तो हमने दोनों लिख दिए हैं जो इसके ऊपर लैंडमार्क है। क्या कंडीशंस होती हैं, कौन से केसेस में सफिशिएंट होगा या नहीं होगा, वो हमने डिटेल में इसमें लिख दिया, इससे ज़्यादा भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पूछिए। हम्म। 8th वाले पॉइंट में क्या लिखा है, थ्रू बोनाफाइड मिस्टेक, ये आगे जाके भी हम पढ़ेंगे, किसी और कोर्ट में आपने प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दिया, वो पीरियड को ही माइनस कर दिया जाता है। नहीं नहीं नहीं, सूट की बात नहीं हो रही है, प्रोसीडिंग्स की बात हो रही है यहाँ पे। आपने किसी और कोर्ट में अपील कहीं और डालनी थी, कहीं और डाल दिया बोनाफाइडली, ठीक है, तो वो वाला पीरियड यहाँ से माइनस हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, वहाँ पे तो अपील्स को भी कवर कर रहे हैं ना, हम पढ़ेंगे अपील या एप्लीकेशन को किसी एक को कवर कर रहा है। तो नेक्स्ट देखिए आप, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, सेक्शन 5 आपको क्लियर हो गया है। पूरे सेक्शन 5 का क्रक्स क्या, अगर एक लाइन में उसको बोला जाए, सफिशिएंट कॉज, लिबरल इंटरप्रिटेशन। सफिशिएंट कॉज क्या होता है, विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टीज, तो वो आपने लिख के रख लेना है बेयर के ऊपर ही। अब सेक्शन 6 देखिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 6 लीगल डिसेबिलिटी की बात कर रहा है, लीगल
डिसेबिलिटी। अब सेक्शन 6, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8, ये तीनों सेक्शन हम इकट्ठे पढ़ते हैं, ये तीनों सेक्शन हम इकट्ठे पढ़ेंगे। सेक्शन 7 इज काइंड ऑफ प्रोवाइजो टू सेक्शन 6, सेक्शन 8 इज एन एक्सेप्शन टू बोथ दीज सेक्शंस। ये डिटेल में अभी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लिखवा दूंगा वो चीज़ मैं आपको। अभी के लिए सिर्फ इतना आप याद रखिए क्या होता है लीगल डिसेबिलिटी। ध्यान से देखिए, वेयर अ पर्सन एंटाइटल टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन फॉर द execution of decrease is at the time from which the prescribed period is to be reckoned। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या देखिए, सेक्शन 3 से हमने स्टार्ट की कहानी। सेक्शन 3 में वो अपील, एप्लीकेशन और सूट तीनों को कवर करा है। सेक्शन 4 में हमने पढ़ा, यहाँ पे भी तीनों को कवर किया जा रहा है। सेक्शन 5 अभी हम करके हटे हैं, वहां पे किसको नहीं कवर कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, प्रीलिम्स में यही पूछा जाता है आपसे। सेक्शन 5 में आपको पता है सूट को कवर नहीं कर रहा है, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन को कवर नहीं कर रहा है। बट जो सेक्शन 6 है हमारे पास, यहाँ पे रिवर्स हो गया, यहाँ पे वो इन्हीं दोनों को कवर कर रहा है, बाकियों को कवर नहीं कर रहा है। सेक्शन 6 और 5 की सिमेट्री याद रख लेना, क्योंकि पूछा जाता है आपसे ही पेपर में कि सेक्शन 5 में क्या क्या कवर हो रहा है, सेक्शन 6 में क्या क्या कवर हो रहा है। आपको एक बाद में एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप याद रख लोगे आगे वाले सेक्शंस, ये तो वैसे ही याद हो गए आपको। तो देखिए, अब वो कह रहे हैं वेयर अ पर्सन इंटाइटल टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन, एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन, एट द टाइम फ्रॉम विच द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड इज टू बी रेकन्ड। रेकन्ड का मतलब होता है स्टार्ट। वो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड कब से स्टार्ट होगा, जब से कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट होगा। जब से कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट होता है, वो पहला दिन होता है जब वो लिमिटेशन का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। वो अलग बात है, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि कौन से पीरियड को एक्सक्लूड करना है, कौन से को इंक्लूड करना है। बट पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से रेकन्ड होता है, यानी कि कब से स्टार्ट होता है, जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। जिस दिन कॉज, मैंने आपको बोला कि मैंने आपको पैसे देने हैं, सपोज 1 लाख रुपीज, आपको कहा हुआ था कि 6 तारीख से पहले पहले, आज कितनी 7 है, 7 से पहले पहले मैं आपको पे कर दूंगा। तो 7 से पहले पहले करने थे, मैंने किए नहीं, तो 7th को आपके फेवर में क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ एक्शन। यानी कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा सूट फाइल करने का, 7 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये उसकी बात कर रहा है, जब से पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होना था उस दिन अगर अ माइनर, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान से देखना, माइनर और इनसेन और इडियट, ये 3 सिचुएशंस की बात कर रहा है माइनर ल्यूनेटिक्स वगैरह की, कि वो माइनर है, वो इनसेन है, या फिर वो इडियट है। तीनों ही सिचुएशन में ही मे इंस्टीट्यूट द सूट और मेक एन एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर द डिसेबिलिटी हैज सीज्ड। जब वो डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी ना, तो सेम पीरियड उसको दे दिया जाएगा कि उसके बाद आप फाइल कर लेना। ध्यान से देखना, एज वुड अदरवाइज हैव बीन अलाउड फ्रॉम द टाइम स्पेसिफाइड देयर फॉर इन द थर्ड कॉलम ऑफ द स्केड्यूल। तो जो थर्ड कॉलम में टाइम दिया हुआ है, वो टाइम उसको फिर से दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि 7th को मैंने 7th ऑफ कितनी है, जनवरी 25, दिस इज द डेट जब आपकी फेवर में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है। मान लेते हैं सूट फाइल करने का जो पीरियड है वो है यहाँ पे 1 ईयर, मान के चल रहे हैं। सूट फाइल करने का पीरियड कितना है, 1 ईयर, यानी कि मुझे 6 ऑफ जनवरी 26 से पहले पहले, इस डेट से यहाँ तक मुझे क्या करना पड़ेगा, सूट फाइल करना पड़ेगा। तो ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन रेकन कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ, इस डेट को स्टार्ट हुआ। अब वो कह रहा है, ध्यान से देख लेना इस चीज को, विच द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड इज टू बी रेकन, जहां से प्रेस्क्राइब्ड पीरियड को हमें स्टार्ट करना है। अब माइनर, इनसेन और इडियट वो डिसेबल है, ही मे इंस्टीट्यूट द सूट और मेक एन एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर द डिसेबिलिटी हैज सीज्ड। यानी कि 1 साल का पीरियड मुझे फिर से दे दिया जाएगा, कब, आफ्टर द डिसेबिलिटी। मेरा कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पे अराइज हुआ
डिसेबिलिटी यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? लीगल डिसेबिलिटी का मतलब है या तो माइनर है या इनसेन है या फिर इडियट है। मान के चलते हैं कि ये जो कॉज ऑफ एक्शन हुआ था ना, उस समय मेरी जो एज थी वो थी 16 ईयर्स। पहली सिचुएशन, 16 ईयर्स अगर मेरी यहाँ पे एज है तो आई एम लीगली डिसेबल्ड, मैं सूट नहीं फाइल कर सकता हूँ। तो जब मेरा ये 16, देखिए इस पीरियड के बीच में मैं क्या हूँ? लीगली डिसेबल हूँ। मेरा पीरियड यहाँ पे जिस दिन ये खत्म हो रहा है उस दिन भी मैं क्या था? लीगली डिसेबल था। तो मेरे को जब मैं लीगली एबल हो जाऊंगा, यानी कि वो डिसेबिलिटी जब सीज हो जाएगी, लीगली एबल कब होऊंगा? जैसे ही मैं 18 ईयर्स का हो जाऊंगा। तो उस टाइम से मुझे जितना पीरियड ऑफ लिमिटेशन पहले था यानी कि 1 ईयर, वो और दे दिया जाएगा। अगर मैं इस पीरियड के बीच में ही, इस पीरियड के, चलो उसको छोड़िए, कंफ्यूज हो जाओगे, आगे बढ़ते हैं। आप ये समझिए पहले कि यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर कोई भी लीगली डिसेबल्ड है यानी कि माइनर है, इंसेन है या फिर इडियट है, तीनों ही सिचुएशन में जब आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस समय आपके पास ये डिसेबिलिटी थी। तो जब तक वो डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाती है ना, तब तक आप सूट नहीं भी फाइल कर रहे हो तो आपका लिमिटेशन पीरियड नहीं स्टार्ट हो रहा है। आपके लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। कितने टाइम के लिए? फर्दर फ्रेश पीरियड आपको दे दिया जाएगा इसमें, उतने ही लिमिटेशन का जितना पहले आपके पास होना था। अभी ध्यान से देखिए, ये ध्यान से देखना। वेयर सच पर्सन, वेयर such person is at the time from which the prescribed period is to be reckoned affected by टू सच डिसेबिलिटीज। उसके पास दो डिसेबिलिटीज है। पहली डिसेबिलिटी वो माइनर था, दूसरी डिसेबिलिटी इंसेन भी था। अब एक ही पर्सन दो डिसेबिलिटीज है उसके पास। और वेयर बिफोर हिज डिसेबिलिटी हैज सीज्ड ही इज अफेक्टेड बाय अनदर डिसेबिलिटी। अभी पहले वो माइनर था, मेजर हुआ नहीं, दूसरी डिसेबिलिटी भी आ गई, यानी कि इन बिटवीन वो इंसेन भी हो जाता है, मान के चलते हैं। तो दो डिसेबिलिटीज हो गई। तो अनदर डिसेबिलिटी, he may institute the suit or make an application within the same period after both disabilities have ceased as would otherwise have been allowed from the time so specified। तो अगर ध्यान से सुनिए, ये मेरा कॉज ऑफ एक्शन आया, यानी कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन यहां से स्टार्ट होना था जब कॉज ऑफ एक्शन है, यहां से लेके यहां तक मैं सूट फाइल कर सकता हूं। अगर मेरी एक ही डिसेबिलिटी है यहाँ पे, तो जब तक ये डिसेबिलिटी सी इस पीरियड के बीच में होनी चाहिए, याद रख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसेबिलिटी इसके बाद में आ रही है उससे फर्क नहीं पड़ता होता, तो इस पीरियड में डिसेबल होना चाहिए वो। तो अगर यहाँ पे एक ही डिसेबिलिटी है, माइनर है, तो जैसे ही वो डिसेबिलिटी सीज होगी, मेजर होगा, तो उसका वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन 1 साल का उसको वहां से शुरू हो जाएगा। फिर अगर उसके पास एक और डिसेबिलिटी है, सिंगल डिसेबिलिटी थी, माइनर तो था ही था, साथ में इनसेन भी था, तो जब तक ये दोनों डिसेबिलिटीज खत्म नहीं हो जाती तब तक पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं हो रहा है उसका। उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सटेंड कर दिया जाएगा कि जब ये दोनों डिसेबिलिटीज खत्म होगी उस दिन से फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। और अगर वो इस पीरियड में एक ही डिसेबिलिटी थी, उसको इसके खत्म होने से पहले दूसरी डिसेबिलिटी भी आ जाती है, इसके खत्म होने से पहले कहीं पे भी दूसरी डिसेबिलिटी भी आ जाती है, तब उस सिचुएशन में भी जब तक दोनों डिसेबिलिटीज पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। ये लिखा हुआ है इस वाले प्रोविजन में। थर्ड देखिए, वेयर, थर्ड में क्या लिखा हुआ है? वेयर द डिसेबिलिटी कॉन्टिन्यूज अप टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन। अब मान के चलिए ये बेचारा दो डिसेबिलिटीज थी कि माइनर भी था और इनसेन भी था। मेजर तो हो जाएगा ये 1-2 साल में जितनी भी इसकी एज कम है, पर जो दूसरी डिसेबिलिटी है यानी कि इंसैनिटी, वो कंफर्म थोड़ा ना कि ठीक होगा ही होगा। मान के चलिए अगले 20 साल तक बेचारा इंसेन ही रहता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो 20 साल तक तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन हो नहीं रहा ना वहाँ पे, क्योंकि उस टाइम के लिए तो एक्सटेंड हो गया पीरियड ऑफ लिमिटेशन, लीगली डिसेबल्ड था वो। तो ऐसी सिचुएशन में वो कह रहे हैं वेयर द डेथ लीगल where the disability continues up to the death of that person, his legal representative
may institute the suit or make an application within the same period after the death as would otherwise have been allowed from the time so specified। यानी कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन फिर स्टार्ट हो जाएगा डेट ऑफ डेथ से। डेट ऑफ डेथ से उसको टाइम आगे मिल जाएगा, किसको? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को। हमने पहले वाले क्लॉज में क्या पढ़ा कि अगर इस पीरियड के बीच में, जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और जब लिमिटेशन का पीरियड ओवर होने से पहले अगर वो लीगली डिसेबल है, तो जब तक उसकी डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाती उसको टाइम फर्दर दिया जा रहा है। अगर एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, जब तक दोनों डिसेबिलिटी खत्म नहीं हो जाती तब तक उसको टाइम फर्दर दिया जा रहा है। कितना टाइम? जितना था यहाँ पे। तीसरी सिचुएशन हमने क्या पढ़ी कि अगर सपोज कीजिए वो डेथ हो गई इन फ्यूचर जाके उस पर्सन की, तो उसके लीगल रिप्रेजेंट, मान लिया जाएगा डेथ होगी तो इट मीन्स की डिसेबिलिटी सीज्ड, तो वहां से फिर टाइम स्टार्ट हो जाएगा, बट किसको दिया जाएगा? उसके एलआरस को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को। फोर्थ देखिए, वेयर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव रेफर टू इन सबसेक्शन 3 is at the time of death of the person whom he represents affected by such disability, the rules contained in 1 and 2 shall apply। यानी कि उसकी डेथ हो गई तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव था वो भी इनसेन था, सपोज कीजिए। तो अगर वो भी इनसेन था, नहीं ऐसा भी हो सकता है ना, एलआर उसका माइनर हो, ये भी तो हो सकता है। किसी भी तरह की लीगल डिसेबिलिटी अगर है, पहले उसको थी, उसकी डेथ के बाद राइट किसका स्टार्ट हो जाएगा? एलआर का। अब अगर उसका एलआर भी फर्दर क्या है, लीगली डिसेबल्ड है, माइनर है, इनसेन है, तो फिर वो सेम वही प्रोविजन लग जाएगी उसके ऊपर। ठीक है, फर्दर देखिए, वेयर अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी डाइज आफ्टर द डिसेबिलिटी सीजेस but within period allowed to him under this section, his legal representative may institute the suit or make an application within the same period after the death as would otherwise have been available to that person if he had not died। यानी कि उतना ही पीरियड उसका एक्सटेंड किया जा रहा है। एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन माइनर इंक्लूड्स चाइल्ड इन वूम। अगर वो वूम में भी है तब भी उसको माना जाएगा कि वो माइनर है वहां पे। ठीक है, उसका माइनर इंक्लूड्स चाइल्ड इन वूम। प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, याद रख लेना। हमने अभी क्या पढ़ा, ध्यान से सुनिए कि एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो स्टार्ट किया जाता है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन रेकन यानी कि स्टार्ट होता है क्या चीज? पीरियड ऑफ लिमिटेशन जब कॉज ऑफ एक्शन आता है, तो ये कॉज ऑफ एक्शन आया तो यहां से पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। कब तक चलेगा? जब तक स्केड्यूल 1 में दिया हुआ है। अभी तो हम वो कितना होगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जितना स्केड्यूल 1 में दिया हुआ है। अगर स्केड्यूल 1 में 3 इयर्स दिया हुआ है तो यहाँ पे 3 इयर्स होगा, अगर वहां 1 ईयर दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 ईयर होगा। जनरल रूल ये कहता है कि जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हुआ उससे 1 साल में या 3 साल में जितना भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उसके बीच में आपको सूट लेके आना है। बट सेक्शन 6 हमें बता रहा है कि जिसको सूट लेके आना है वो क्या है? वो लीगली डिसेबल्ड है। लीगली डिसेबल्ड मतलब वो माइनर है, इनसेन है, इडियट है। तीनों ही सिचुएशन में क्या होगा? अगर कॉज ऑफ एक्शन से लेके इस टाइम पीरियड के बीच में जहां पे उसको सूट लाना था वो लीगली क्या है? डिसेबल्ड है, तो जब तक उसकी डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाती तब तक उसका पीरियड क्या होता रहेगा? एक्सटेंड होता रहेगा। अगर ये डिसेबिलिटी 5 साल तक चलती है तो 5 साल के लिए पीरियड एक्सटेंड हो गया। आफ्टर 5 इयर्स उसको फर्दर 3 या 1 साल का जो भी लिमिटेशन पीरियड होगा दोबारा से मिल जाएगा। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा कि डिसेबिलिटी एक नहीं है, अनेक है। यानी कि एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, कि माइनर भी है, इनसेन भी है। जब तक सभी की सभी डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाती तब तक वो आगे एक्सटेंड होता रहेगा। और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो डेथ, ध्यान से देखिए, डेथ हो गई, अब ये तो एक्सटेंड होता रह रहा है ना पीरियड यहाँ पे। तो जिस दिन डेथ हो जाएगी, डेथ इज इक्वल टू सीसेशन ऑफ हिज
डिसेबिलिटी मान के चलिए, तो वो सेम सिचुएशन हो जाएगी कि वहां से बस एलआर को मिलेगा वो पीरियड आगे फर्दर। और अगर एलआर भी आगे से डिसेबल्ड है तो फिर वही सेम प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगी। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब ध्यान से सुनना। सपोज सूट फाइल करने का या एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन भी तो यहाँ पे कवर हो रही है। एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करने का जो पीरियड होता है वो 12 साल होता है। एप्लीकेशन फाइल करने का जो पीरियड है वो कितना होता है? 12 ईयर्स होता है। तो अगर कॉज ऑफ एक्शन से लेके 12 साल के बीच में बेचारा लीगली डिसेबल्ड था और उसके बाद भी उसकी लीगल डिसेबिलिटी चलती जा रही है, और सपोज यहाँ कहीं जाके वो सीज हो गई लीगल डिसेबिलिटी, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। क्या उसको फर्दर 12 ईयर्स का पीरियड दे दिया जाएगा फिर से? हाँ, मैक्सिमम जो पीरियड यहाँ पे एक्सटेंड होता है, देखिए हमने सेक्शन 6 में ये पढ़ा कि सेम पीरियड दे दिया जाएगा जो पहले था, बट दैट पीरियड कैन नॉट एक्सीड द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। सेम ही दिया जाता है। अगर 1 साल होता है यहाँ पे तो 1 साल ही दिया जाता, 3 साल होता तो 3 ही साल दिए जाते, 2 साल होता है 2 ही ईयर्स दिए जाते, बट 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। कहाँ पे लिखा हुआ है? सेक्शन 8 में लिखा हुआ है। अभी लेटर ऑन हम इसको पढ़ लेंगे, सेक्शन 8 में आगे लिखा हुआ है, या पढ़ ही लीजिए पहले, 7 के ऊपर बाद में आते हैं। आपको बताया कि सेक्शन 8 एक्सेप्शन है किसकी? सेक्शन 6 एंड 7 दोनों की। 7 अभी पढ़ा नहीं है, उस पर भी सेम लग रहे हैं रूल्स। क्या कह रहा है? स्पेशल एक्सेप्शंस। Nothing in section 6 and 7 applies to suits to enforce rights of preemption। अभी छोड़ दीजिए, दोबारा पढ़ाता हूँ क्या होते हैं preemption। और shall be deemed to extend, बस आप इतना याद रखिए। Nothing in section 6 shall be deemed to extend for more than 3 years from the cessation of the disability or death of the person affected thereby the period of limitation for any suit or एप्लीकेशन। यानी कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन सेक्शन 6 में हम बात कर रहे थे, 3 साल से ज्यादा नहीं एक्सटेंड किया जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। बाकी का बाद में पढ़ते हैं, पहले सेक्शन 7 पढ़ेंगे हम। सेक्शन 7 में देखिए, सेक्शन 7 पहले पढ़ाने दीजिए। सेक्शन 7 में क्या लिखा हुआ है? डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्संस। अब आपने देखा होगा जब कई बारी हम सूट फाइल करते हैं, जब कई बारी हम सूट फाइल करते हैं तो एक ही प्लेंटिफ थोड़ा ना होता है। ये भी तो हो सकता है एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है, ए बी एंड सी वर्सेस डी। तो जब एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है, उस सिचुएशन में क्या होगा अगर उनमें से कोई एक डिसेबल्ड है? क्या होगा अगर सभी के सभी क्या है? लीगली डिसेबल्ड है। फिर क्या होगा? उस सिचुएशन को सेक्शन 7 में बताया हुआ है। इसीलिए हम कह रहे थे दिस इज काइंड ऑफ प्रोवाइजो टू सेक्शन 6। सेक्शन 6 में जो हमने पढ़ा लीगल डिसेबिलिटी, वहां पे ये तो पढ़ लिया एक ही पर्सन को अगर एक से ज्यादा डिसेबिलिटीज है तो वो तो वहां पे पढ़ लिया, बट ये जो दे रहा है ये भी तो उसी से रिलेट कर रहा है, तो इट इज काइंड ऑफ प्रोवाइजो। यहाँ पे आप लिख भी देना, काइंड ऑफ प्रोवाइजो टू सेक्शन 6। ये सेक्शन 6 की क्या है? प्रोवाइजो का काम कर रहा है। लिखा क्या हुआ है ध्यान से देखिए, वेयर वन ऑफ several persons jointly entitled to institute a suit or make an application for execution of a decree is under any such disability and a ध्यान से देखिए, वो कह रहे हैं 3 पार्टीज हैं, ए बी एंड सी। ए जो है यहाँ पे क्या है? डिसेबल है। तीनों ने इकट्ठे सूट फाइल करना है, बट ए क्या है? डिसेबल है, लीगली डिसेबल है। तो उसमें वो कह रहा है एंड अ डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कंकरेंस ऑफ सच पर्सन। हमें यहाँ पे क्या देखना होता है जब एक से ज़्यादा पार्टीज होती है, कि जो लीगली डिसेबल्ड पार्टी है क्या उसके प्रेजेंस के बिना वैलिड डिस्चार्ज दिया जा सकता है उसको या नहीं। कौन से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे बिना प्रेजेंस के आप केसेस को डिस्चार्ज नहीं कर पाओगे वैलिडली? सीपीसी में हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद होगा। नेसेसरी पार्टी का हमने पढ़ा हुआ है कि नेसेसरी पार्टी वो पार्टी होती है जिसके एब्सेंस के, मतलब जिसकी प्रेजेंस के बिना हम वैलिड डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हमें ये देखना है कि क्या वो नेसेसरी पार्टी है या नहीं है। अगर तो वो, हाँ फिर चलेगा, कोई प्रॉब्लम। अगर वो नेसेसरी पार्टी है यहाँ पे, तब वैलिड डिस्चार्ज नहीं दिया जा सकता। इट मीन्स उस केस में आप फिर सूट नहीं लेके आ पाओगे।
बट अगर वैलिड डिस्चार्ज दिया जा सकता है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूट फाइल कीजिए, पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो चुका है। ध्यान से देखिए, डिक्री अंडर सच डिसेबिलिटी एंड अ डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कंकरेंस ऑफ सच पर्सन। अगर डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कंकरेंस ऑफ सच पर्सन, देन टाइम विल रन अगेंस्ट देम ऑल। टाइम स्टार्ट हो जाएगा वहीं से सबके अगेंस्ट। सेक्शन 6 में जो एग्जाम्शन मिल रही है टाइम पीरियड की, वो नहीं मिलने वाली है। फिर वो कहता है सेकंड सिचुएशन, बट वेयर नो सच डिस्चार्ज कैन बी गिवन। जब ये वैलिड, जब हम इस तरह से डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, टाइम विल नॉट रन एज अगेंस्ट एनी ऑफ देम until one of them becomes capable of giving such discharge without the concurrence of others or until disability has ceased। जब तक या तो डिसेबिलिटी, सपोज ए डिसेबल है और बी और सी वैलिड डिस्चार्ज नहीं कर सकते उसको, तो वो कहता है या तो ये इसकी डिसेबिलिटी जब तक सीज नहीं हो जाती तब तक लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगा, या दूसरी सिचुएशन क्या बता दिया आपको कि इसके बिना, जब तक वो सिचुएशन नहीं आ जाती कि अब इसके बिना, पहले नहीं कर सकते थे बट अब इसकी प्रेजेंस के बिना भी बी और सी क्या कर सकते हैं, वैलिड डिस्चार्ज दे सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी सिचुएशन होगी तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि जब प्लेंटिफ एक से ज़्यादा होते हैं और उनमें से कुछ क्या है, लीगली डिसेबल्ड है, लीगली डिसेबल्ड है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो लीगली डिसेबल्ड है क्या उसके एब्सेंस में वैलिड डिस्चार्ज दिया जा सकता है, क्या उसकी प्रेजेंस के बिना केस को डिसाइड किया जा सकता है या नहीं। अगर आंसर आता है यस तो लिमिटेशन स्टार्ट हो चुका है, अगर आंसर आता है नो तो लिमिटेशन तब तक नहीं स्टार्ट होगा जब तक या तो इसकी डिसेबिलिटी नहीं सीज हो जाती या फिर वो सिचुएशन नहीं आ जाती कि अब ये दोनों वैलिड डिस्चार्ज दे सकते हैं इवन इन हिज एब्सेंस। तो अगर ये सिचुएशन आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। यहाँ पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो स्टार्ट हो रहा है सभी के अगेंस्ट हो रहा है। वहां पे एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन 1, दिस सेक्शन अप्लाइज टू, ध्यान से देखिए, दिस सेक्शन अप्लाइज टू, ये पेपर में पूछा हुआ है, हिमाचल प्रदेश में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बारी। दिस सेक्शन अप्लाइज टू डिस्चार्ज फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ लाइबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी काइंड ऑफ लाइबिलिटी इंक्लूडिंग अ लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या पूछा था क्वेश्चन में, उन्होंने बोला कि जो सेक्शन 7 है या जो सेक्शन 6 है उसमें जो लाइबिलिटी की बात हो रही है वो कौन सी लाइबिलिटी के डिस्चार्ज के लिए हो रही है, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोथ, नन ऑफ दीज। अब ये कंफ्यूजिंग हो गया क्योंकि इस हिसाब से हमने पढ़ा नहीं होता उसको कभी भी। बोथ क्योंकि एवरी काइंड ऑफ लाइबिलिटी यहाँ पे कवर कर रहा है ना, भले ही मूवेबल है भाई, भले ही वो इमूवेबल है। तो यहाँ पे याद रख लेना इमूवेबल प्रॉपर्टी की लाइबिलिटी को भी कवर कर रहा है। इन शॉर्ट आप ये कह लीजिए एवरी काइंड ऑफ लाइबिलिटी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, डिस्चार्ज की जो बात हो रही है एवरी काइंड ऑफ लाइबिलिटी की बात हो रही है, भले ही वो मूवेबल है भले ही वो इमूवेबल है। एक्सप्लेनेशन 2 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ध्यान से देख लो, बात मत करो प्लीज। फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन द मैनेजर, मैनेजर ऑफ HUF कौन होता है, कर्ता। जो कर्ता होता है HUF का, गवर्नड बाय द मिताक्षर लॉ, हिंदू लॉ में पढ़ते हैं ना, shall be deemed to be capable of giving a discharge without the concurrence of other members of the family only if he is in the management of the joint family property। कर्ता जब उस प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है, ही इज इन द मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, तब ये माना जाएगा कि कर्ता बाकियों के बिना उसको वैलिडली डिस्चार्ज कर सकता है। एक जॉइंट फैमिली, हिंदू फैमिली जो होती है उसमें जो सीनियर मोस्ट कोपार्सनर होता है उसको कर्ता कहते हैं। बाकी के जितने भी लोग होंगे उसमें वो कोपार्सनर हो सकते हैं। कोपार्सनर अगर वो हैं, कर्ता सूट फाइल कर सकता है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा कर्ता के, मतलब उस HUF के अगेंस्ट। क्यों, क्योंकि कर्ता को डीम्ड कैपेबल माना जाता है यहाँ पे कि विदाउट द कंकरेंस ऑफ अदर्स वो फाइल कर सकता है सूट। यहाँ पे किस केस में, बस एक कंडीशन है,
कर्ता मस्ट बी इन दी मैनेजमेंट ऑफ दैट HUF। अगर कर्ता उस HUF की मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है या करता ही नहीं है किसी और को, फिर तो अपॉइंट कर दिया, फिर तो यहाँ पे ये नहीं कवर हो रहा। आपको सिर्फ इतना बताया हुआ है, व्हेन कर्ता इज मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द HUF, उस सिचुएशन में उसको डीम्ड माना जाता है। किस पर्पस के लिए डीम्ड? कि वो विदाउट द कंकरेंस ऑफ अदर्स वैलिड डिस्चार्ज कर सकता है। ये सेक्शन 7 है, काइंड ऑफ प्रोवाइजो। हमने सेक्शन 6 में पढ़ा कि कोई पर्सन लीगली डिसेबल्ड है, माइनर, इडियट, इनसेन। पेपर में तीनों में से पूछेगा आपसे कुछ भी, माइनर, इडियट, इनसेन। अगर कोई डिसेबल्ड, इसको लीगली डिसेबल्ड कहेंगे, तो इन सिचुएशंस में जो सूट फाइल करने का पीरियड है, कॉज ऑफ एक्शन से स्टार्ट तो हो गया, अब उसकी डिसेबिलिटी के कारण से उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। कितना टाइम तक? जब तक सिसेशन नहीं हो जाती उसकी डिसेबिलिटी की। फिर हमने वहाँ पे डिटेल में पढ़ लिया, एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तब, जब तक दोनों डिसेबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती। फिर हमने उसकी डेथ पे भी पढ़ लिया कि LRs देखा जाएगा, LRs की डिसेबिलिटी, वो सेम प्रोविजन लग गई। फिर यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? प्लेंटिफ ही एक से ज़्यादा है और उनमें से एक या ज़्यादा लोग क्या हैं? डिसेबल्ड है। तो उस केस में हमें क्या देखना है कि क्या वैलिड डिस्चार्ज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। विदाउट द कंकरेंस ऑफ दैट डिसेबल्ड पर्सन, अगर वैलिड डिस्चार्ज किया जा सकता है तो फिर पीरियड ऑफ लिमिटेशन सबके अगेंस्ट स्टार्ट हो जाएगा, सबके अगेंस्ट। और अगर नहीं किया जा सकता फिर किसी के भी अगेंस्ट शुरू नहीं होगा। ठीक है, लास्ट देखिए एक बारी, सेक्शन 8। नथिंग इन दिस सेक्शन 6 और सेक्शन 7, ये वाला सेक्शन है भले ही सेक्शन 7 या फिर सेक्शन 6 था, applies to suits to enforce rights of preemption। प्रीएम्पशन राइट क्या होते हैं? प्रेफरेंशियल राइट्स। कई बारी कुछ कस्टम्स ऐसे होते हैं उसमें ये लिखा होता है, जब हम हिंदू लॉ पढ़ते हैं वहां पे, अब तो खैर वो डिलीट कर दिया, पहले 23 सेक्शन या 22 हुआ करता था, अभी तो डिलीट कर दिया, नहीं अभी भी है, बिल्कुल है। तो वहां पे आपको ये लिखा हुआ है कि जो प्रॉपर्टी है उसमें सबसे पहले जो एल्डर होगा ना, उसका राइट, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। एल्डर को प्रेफरेंस दी जाएगी मतलब सपोज एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इसका पार्टीशन हो गया, ये ए के हाथ में हिस्सा आया, ये बी भाई, दोनों भाई हैं, ए बड़ा भाई है, बी छोटा भाई है। अगर बी को प्रॉपर्टी सेल करनी है तो सबसे पहले प्रेफरेंशियल इसको दिया जाएगा राइट कि आप परचेज करो। इसके उसमें लिमिट, ये जो 6 और 7 में लिखा है इसमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि बी अगर डिसेबल्ड भी है या वो, तो लिमिटेशन वगैरह इसमें हमें नहीं देखनी है, एक्सटेंड करने की प्रॉब्लम ही नहीं है, आप सूट फाइल कीजिए उसमें, सिंपल। ठीक, उसमें डिसेबिलिटी आपको देखनी ही नहीं है कि वो डिसेबल है या नहीं है। डिसेबिलिटी में तो ये हो रहा है ना कि अगर वो डिसेबल है तो एक्सटेंड किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो इसमें आपको सूट फाइल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ करना पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल, क्योंकि एक्सेप्शन में आ गया ना, काइंड ऑफ एक्सेप्शन है ये। एक्सेप्शन क्या कह रही है आपको? कि नो ग्राउंड, जो 6 और 7 में लिखा है वो ग्राउंड्स मिलेंगे ही नहीं। यानी कि आप ये लिख लीजिए यहाँ पे नो डिसेबिलिटी, जो ये डिसेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वो नहीं चलेगा जब प्रेफरेंशियल राइट की बात आती है। बिल्कुल यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, रेड विद प्रेफरेंशियल लिखा हुआ, रेड विद सेक्शन 22 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। वहाँ पे प्रेफरेंशियल राइट का एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ। इसके अलावा भी बहुत है, कस्टमरी राइट्स में भी हमें प्रेफरेंशियल उसके बारे में बताया जाता है। प्रेफरेंशियल का मीनिंग समझ लीजिए कि एक को प्रेफरेंस दी जा रही है ओवर दी अदर। फिर आप नहीं कहोगे कि मैं माइनर हूं या कुछ है, आप क्लेम कर लीजिए अभी साथ के साथ जो भी आपको करना है, क्योंकि 6 और 7 की फिर वो एक्सेप्शन है। साथ में क्या है? और shall be deemed to extend for more than 3 years from the cessation of disability, death of the person। ये हमने पढ़ ही लिया है कि अगर लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड किया भी जा रहा है तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3 साल। यहाँ पे लिख लेना मैक्सिमम, इसके साथ ऐसे लिख लेना, मैक्सिमम लिमिटेशन पीरियड कैन मैक्सिमम बी एक्सटेंडेड टू 3 years। 3 साल से ज़्यादा नहीं किया जा सकता, मैक्सिमम एक्सटेंशन 3 साल की मिल सकती है। अभी तो हमने सिर्फ बेयर से कवर किया है, इसको लिखना भी है क्योंकि ये वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन 6, 7, 8 जो है हम कल की क्लास में लिखेंगे, बस इतना समझ लेना। और एक कोशिश जरूर करना, कल की क्लास में जब आओगे तो एक बारी बेयर से पढ़ के इसको जरूर आना, वापिस से बेयर से उसको पढ़ लेना,
फिर और अच्छे से आपको समझ आएगा, लिखते हुए ये सारा कुछ दोबारा से रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी हम, हाँ, हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 22 कल की क्लास में मिलते हैं। इतना रिवाइज जरूर करके आना कल की क्लास से पहले, बेयर ही पढ़ के आना है और कुछ नहीं करना आपने। कल मिलते हैं।